Hello students, welcome to online classes of St. Ossie School. In previous video, we have started the chapter number 2nd of class 10 civics. The name of chapter is federalism and we discuss the following topics: meaning of federalism, difference between unitary and federal system of government, and features of federalism, and what are the two objectives of federalism. Now टुडे वी डिस्कस द टू रूट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फेडरलिज्म के वर्ल्ड में जो फेडरल कंट्री है उनके क्या रूट्स है, वो किस प्रकार बनी है. सो देयर आर टू रूट्स. वन इज कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म या फेडरेशन एंड सेकंड इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. नाउ द कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर यूनिट. अर्थात इसमें जो स्वतंत्र स्टेट्स है वह आपस में मिलकर एक बड़ी यूनिट या बड़ा देश बनाते हैं. एंड सो दे कुड रिटेन देयर आइडेंटिटी एंड मेंटेन देयर सिक्योरिटी. अर्थात अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर सके और सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके. तो ये क्या कहलाता है? होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर फेडरेशन. नाउ एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज USA, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. फिर इक्वल पावर. इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन ईच स्टेट हैव इक्वल पावर. अर्थात हर एक स्टेट को इक्वल पावर मिली हुई होती है और किसी भी स्टेट को स्पेशल पावर ग्रांटेड नहीं होती है. ईच एंड एवरी स्टेट हैव इक्वल पावर. नो वन स्टेट ग्रांटेड द स्पेशल पावर. नाउ द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. In this system, a big country, a large country divided their power among the states and among the national government. अर्थात इस होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक बड़ा देश अपनी पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करता है. और होल्डिंग टुगेदर के जो एग्जांपल है वो है इंडिया है, स्पेन है और बेल्जियम है. हमने बेल्जियम में देखा कि 3 टाइप्स की गवर्नमेंट थी वहाँ पे: स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट. इंडिया में भी 3 लेवल है गवर्नमेंट के: स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. स्पेशल पावर. इन दिस सिस्टम सम स्टेट्स ग्रांटेड स्पेशल पावर. अर्थात इस सिस्टम में कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर प्रोवाइड की जाती है और पावर भी अनइक्वल होती है. एवरी स्टेट हैव देयर ओन पावर. अर्थात सभी स्टेट्स में इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है. और इस सिस्टम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मोर पावरफुल होती है देन द स्टेट गवर्नमेंट. तो ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है और हमने पहले पढ़ा था कमिंग टुगेदर फेडरेशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो भारत को फेडरल कंट्री बनाती है. आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट. अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है और जो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को क्या करता है, फॉलो करता है. सबसे पहले फॉलोइंग फीचर मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री. सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के प्रिंसिपल को भारत फॉलो करता है, तो इंडिया अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. फिर यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, बिगनिंग में यहाँ पे 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट था. बाद में एक 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट को ऐड किया गया, जिसे अपन शहर में जिसमें रूरल एरिया में उसको पंचायत गवर्नमेंट कहते हैं और सिटीज़ में म्यूनसिपलिटीज़ कहते हैं. Now all these level have their separate jurisdiction. अर्थात हर एक लेवल का अपना अपना न्यायिक क्षेत्र या jurisdictions है. फिर legislative power. Constitution provided a 3-folded system या distribution of legislature power between state government and union government. संविधान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स वो 3 लिस्ट में डिस्ट्रीब्यूट की गई है और उन लिस्ट के नेम है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. इन 3 लिस्ट में जो वर्क यूनियन लिस्ट के वो डिस्क्राइब्ड है, स्टेट गवर्नमेंट के वर्क डिस्क्राइब्ड है और दोनों के कौन से वर्क उनको करने हैं. फिर ऑल द स्टेट्स इन इंडिया यूनियन
हैव नॉट इक्वल पावर, सम स्टेट ग्रांटेड स्पेशल पावर, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को भारत में स्पेशल पावर प्रोवाइडेड की गई है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको बहुत कम पावर प्रोवाइडेड की गई है, जिन्हें हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है। ये ऐसे एग्जाम्पल है जिन स्टेट्स को या जिन यूनियन टेरिटरीज को हमने लिटिल पावर प्रोवाइडेड की गई है। फिर आपके है चेंजेस इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। भारत में जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट है वो चेंजेस को करना बहुत इजी नहीं है। इट इज़ नॉट मेक इजी टू चेंजेस इन द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इफ वी वांट टू चेंजेस इन अमेंडमेंट प्रोसीजर इन कॉन्स्टिट्यूशन, अ बिल प्रेजेंट इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पहले वह बिल दोनों हाउस पार्लियामेंट के दोनों हाउस में प्रेजेंट होना चाहिए, फिर वह वहाँ से 2/3 मेरिट से पास होना चाहिए, और आफ्टर पासिंग दैट बिल सेंड टू द ऑल द स्टेट लेजिस्लेचर, और वहाँ से भी हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर उसको अप्रूव करेगी, तब भारत में पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है, जो प्रोसीजर है, वह चेंज होगा। इसीलिए ये रिजिड प्रोसेस है। फिर जुडिशरी इन इंडिया, जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज ए एम्पायर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जो जुडिशरी या जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वह स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिस्प्यूट हो रही है, इसमें एम्पायर का वर्क करती है। इट्स आल्सो चेक द वैलिडिटी ऑफ लॉ, अर्थात सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये चेक करती है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया वह कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो उस लॉ की वो वैलिडिटी को क्या करती है, चेक करती है। अगर नहीं है तो उसे इलीगल डिक्लेयर कर देती है। इट्स आल्सो चेक द गवर्नमेंट फॉलो द प्रोविजन एंड प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जुडिशरी का हमारे यहाँ वर्क है। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट। दिस लिस्ट हैव 97 सब्जेक्ट। इस लिस्ट में 97 सब्जेक्ट और वो सारे नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। जैसे कौन कौन से हैं? फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, डिफेंस, कम्युनिकेशन, करेंसी, इंडियन रेलवे, एयर इंडिया, इंडियन एयरफोर्स, ये सारे। और इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर ओनली यूनियन गवर्नमेंट कैन अलोन मेक लॉज सब्जेक्ट मेंशन इन यूनियन लिस्ट, अर्थात यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। नाउ द स्टेट लिस्ट, इट हैव 61 सब्जेक्ट। पहले इसके पास 66 सब्जेक्ट थे, अब 61 सब्जेक्ट है। और वो स्टेट इंपॉर्टेंस के, लोकल इंपॉर्टेंस के। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट ऑफ पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, एजुकेशन कल्चर, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इरिगेशन, ये सारे सब्जेक्ट हैं। और इन सब्जेक्ट के ऊपर या इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट है वो है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें 47 सब्जेक्ट थे, अब 52 सब्जेक्ट हैं। और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है, बट किसका प्रिवेल होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेड यूनियन, सक्सेशन, मैरिज, डिवोर्स, ये वो सब्जेक्ट है जिस पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है। और स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उस पर भी यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एमरजेंसी। अब नए सब्जेक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ ऐसे सब्जेक्ट आए जिन्हें रेजिडरी सब्जेक्ट कहते हैं, और ये सब्जेक्ट हमारा संविधान बनने के बाद आए हैं। तो इनके ऊपर या जो कौन कौन से सब्जेक्ट, एग्जाम्पल देख लीजिए, कंप्यूटर है, आईटी है, स्पेस साइंस है, और इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कौन कानून बना सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। फेडरलिज्म किस प्रकार भारत में प्रैक्टिस कर रहा है। हम 3 एग्जाम्पल देखेंगे। हमारी जो फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस। Now the first test of Indian Federation is formation of linguistic state। ये भारत में जो फेडरलिज्म प्रैक्टिस कर रहा है या जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसका फर्स्ट मेजर टेस्ट है कि हमारे देश में भाषा के आधार पर जो राज्य बनाए उससे हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कितनी स्ट्रांग हुई है। चेंजेस इन स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, मैनी ओल्ड स्टेट वैनिस्ड एंड न्यू स्टेट या क्रिएटेड, अर्थात आज़ादी के बाद कुछ स्टेट वैनिश्ड हो गए और नए स्टेट बने गए। बाउंड्रीज, नेम और एरिया भी बहुत सारे स्टेट्स का चेंज हुआ। ये एक मैप है जिसमें जैसे राजपूताना, पंजाब,
आपके बॉम्बे, हैदराबाद, मैसूर, ये स्टेट्स थे पहले, सेंट्रल प्रोविंसेस, और ये सब चेंज हो गए, इनके नाम चेंज हो गए, इनकी बाउंड्री चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल बॉम्बे को अपन ने डिवाइडेड करके क्या बनाया, महाराष्ट्र एंड गुजरात, पंजाब को डिवाइडेड करके हरियाणा और पंजाब बनाया गया। तो ये आज हमारा मैप ये है, दिस इज द मैप ऑफ 1947, जिस समय ये जो स्टेट्स थे, और आज ये मैप 28 स्टेट्स है इंडिया में। फिर लैंग्वेज, सम स्टेट्स created on the basis of language, for example Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra and Gujarat. Some state created on the basis of culture, for example Nagaland, Jharkhand, Chhattisgarh, इनको इनकी कल्चर के आधार पर स्टेट को क्रिएटेड किया गया। तो मोर यूनाइटेड, हमने भाषा के आधार पर नए नए स्टेट्स बनाए, और उसके बाद भी जो हमारी कंट्री है यूनाइटेड है, यूनिफाइड है, जिससे भारत में फेडरलिज्म और स्ट्रॉन्ग हुआ है। नाउ द नेक्स्ट इज लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया, कि भारत की लैंग्वेज पॉलिसी किस प्रकार फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग पब्लिश कर रही है। नेशनल लैंग्वेज, अवर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट प्रोवाइडेड स्टेटस टू एनी लैंग्वेज ऑफ नेशनल लैंग्वेज, भारत में कोई भी राष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं है। हिंदी और अपार्ट फ्रॉम 21, हिंदी के अलावा 21 भाषाएं और हैं जिनको भारत सरकार ने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड किया गया है। और आवर लैंग्वेज पॉलिसी प्रोवाइड शेल्टर टू ऑल अदर लैंग्वेज, हमारी जो लैंग्वेज पॉलिसी है बाकी दूसरी सारी लैंग्वेजेस को शेल्टर या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये 22 लैंग्वेजेज है जो भारत में ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं, संताली है, सिंधी है, बोडो है, मलयालम है, पंजाबी है, नेपाली है, दीज आर द 22 लैंग्वेजेस। फिर शेड्यूल्ड लैंग्वेज, भारत में लैंग्वेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड। जो 22 लैंग्वेजेज है वो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज है, और जो रिमेनिंग लैंग्वेज है उनको हम नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहते हैं। स्टेट लैंग्वेज, स्टेट्स को भी राइट है कि वह अपनी सेपरेट ऑफिशियल लैंग्वेज को डिक्लेयर कर सकता है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस 1965 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश ऑफिशियल पर्पज वाज नॉट स्टॉप इन 1965, मतलब 1965 तक हमें इंग्लिश का ऑफिशियल यूज स्टॉप करना था। बट नॉन जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनकी डिमांड को पूरा करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये आदेश रद्द कर दिया, और इंग्लिश आज भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में वर्क कर रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा एग्रेसिव डिमांड किसकी हुई थी, तमिलनाडु की। फिर द प्रमोशन ऑफ हिंदी वॉज द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, भारत की सरकार की एक पॉलिसी, ऑफिशियल पॉलिसी है कि वो हिंदी का प्रमोशन करे, बट दूसरे राज्यों के ऊपर उसको थोपे नहीं। फिर इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्लेक्सिबल लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री प्रोवाइडेड अ सिचुएशन लाइक ए लंका, ठीक है, हमारी कंट्री की जो फ्लेक्सिबल लैंग्वेज पॉलिसी है उसने श्रीलंका जैसी जो कंडीशन जो क्रिएट हुई उसको अवॉइड किया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशन, वह भी हमारे फेडरलिज्म को किस प्रकार स्ट्रॉन्ग कर रहा है और किस प्रकार उसको डेवलप कर रहा है। तो हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन इज आल्सो फेस द प्रॉब्लम या आल्सो लीड टू सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। रूल ऑफ सिंगल पार्टी, आफ्टर इंडिपेंडेंस the central government is more powerful than the state government due to same party rule at center and state। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सेम पार्टी रूल कर रही थी, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। और ये देखिए इमेज शो कर रहा है, यहाँ पे इंदिरा गांधी है और ये स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर केरल है, मद्रास है, ये कटोरा लेके खड़े हैं, तो वो सेंट्रल से क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे, ऐसा शो कर रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये पावरफुल उसको शो कर रहा है। और इस समय इन दोज डेज सेंट्रल गवर्नमेंट मिस यूज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड abolish or dismiss the state government, but after 1990 the scenario of politics in India totally changed due to emergence of regional party। भारत में रीजनल पार्टीज आ गई, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोalition गवर्नमेंट बनने लगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, और ड्यू टू नो सिंगल पार्टी गेट द मेजोरिटी इन लोकसभा। इसके बाद भारत में जो 1990 के बाद है वो टोटल जो पॉलिटिक्स का सीनेरियो चेंज हो गया 3 रीजन्स की वजह से, रीजनल पार्टी की एमरजेंस की वजह से,
formation of coalition government in central government and no single party get the majority in Lok Sabha. अब क्या हो रहा है, न्यू कल्चर डेवलप्ड हो गया, एमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टी डेवलप्ड ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पेक्ट द राइट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट अब स्टेट गवर्नमेंट के राइट को रेस्पेक्ट करती है। फिर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसने भी स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट किया और उसको सपोर्ट किया और मोर इफेक्टिवली। In this way we can say कि federal power sharing become a more effective and today in India, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आज में जो फेडरल पावर है भारत में ज़्यादा मोर इफेक्टिव हो गई है। नाउ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। When power is taken away from central government and state government and given to the local self government, जब अपन गवर्नमेंट की पावर को, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पावर को उनसे लेकर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कहते हैं, उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब विकेंद्रीकरण करना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि हमारे को एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए हमने गवर्नमेंट का थर्ड लेवल ऐड किया। फिर जो लोग हैं, ये बेटर वे है लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। फिर बेटर नॉलेज, लोकल पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन। फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लोकल पीपल कैन मोर यूजेबल या मोर यूटिलाइज या बेस्ट यूटिलाइज करते हैं अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। फिर ये डिसीजन मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और डेमोक्रेटिक जो पार्टिसिपेशन है उसकी हैबिट को भी ये क्या कर रही है, डेवलप कर रही है। इसलिए हमने भारत में गवर्नमेंट का जो थर्ड लेवल है उसको ऐड किया। अब गवर्नमेंट ने ऐड तो कर दिया, बिफोर 1992 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्रॉपरली रन नहीं कर रही थी, तो आफ्टर 1992 गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे लोकल गवर्नमेंट और पावरफुल हो रही है। सबसे पहले गवर्नमेंट ने वहाँ पर रेगुलर इलेक्शन, आफ्टर 5 ईयर रेगुलर इलेक्शन कराने स्टार्ट कर दिए। फिर रिजर्वेशन सीट्स आर रिजर्व फॉर SC, ST एंड OBC, सीट्स आर आल्सो रिजर्व फॉर वुमेन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 1/3 सीट किसके लिए रिजर्व की गई? वुमेन्स के लिए। हर एक स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन को फाउंडेड किया गया ताकि वह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन कंटिन्यूसली और रेगुलरली करवा सके। फिर शेयरिंग पावर, स्टेट गवर्नमेंट आर आल्सो शेयर सम पावर टू लोकल गवर्नमेंट, अर्थात जो स्टेट गवर्नमेंट उसने अपनी कुछ पावर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दी, और स्टेट गवर्नमेंट कैन आल्सो शेयर सम पार्ट ऑफ रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब द इनकम ऑफ गवर्नमेंट, तो रिवेन्यू का भी कुछ पार्ट किसको दिया? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। अब जो भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरिया, सबसे टॉप पे जिला परिषद, फिर पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत। Gram Sabha, this is the smallest unit of local administration in India. The Panchayat work under the supervision of Gram Sabha. It's approve the budget of Panchayat. All the voter या adult citizen of village are member of Gram Sabha. And the meeting of Gram Sabha organized on 4 days, 15 August, 26 January, 2nd October and 1st of May. Now next is पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया इज नोन एज पंचायत राज, ठीक है। ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स फॉर्म या हैज ए ग्राम पंचायत एंड दिस इज ए काउंसिल consisting several ward member. The member is called पंच and the head of ग्राम पंचायत is called सरपंच। और जो लोग एडल्ट हैं वह इनके मेंबर्स को इलेक्टेड करते हैं और ये वहाँ की डिसीजन मेकिंग बॉडी है और ये किसके सुपरविजन में काम करती है? ग्राम सभा। नाउ द पंचायत समिति, बहुत सारी ग्रुप ऑफ पंचायत इज कॉल्ड यूजुअली कॉल्ड पंचायत समिति। बहुत सारी ग्राम पंचायतों का समूह मिलके क्या बन जाता है? पंचायत समिति बनता है। और द मेंबर ऑफ पंचायत समिति इलेक्टेड बाय द ऑल द मेंबर ऑफ पंचायत। इसका जो चेयरपर्सन है वो प्रधान कहलाता है और इसका एक ऑफिसर होता है जिसको अपन BDO या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। नाउ द जिला परिषद
ऑल द पंचायत समिति इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉल्ड जिला परिषद, अर्थात एक डिस्ट्रिक्ट में जो भी जिला परिषद जो पंचायत समिति उनका ग्रुप क्या कहलाता है, जिला परिषद। एंड मोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड। इसका जो हेड है वह जिला प्रमुख कहलाता है। MLAs, MPs एंड सम गवर्नमेंट ऑफिसर आर आल्सो मेंबर ऑफ दिस जिला परिषद। नाउ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरिया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपलिटी, ये 3 स्ट्रक्चर हैं। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंक्लूड म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपलिटी एंड सिटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, म्यूनसिपलिटी आर सेटअप इन टाउन्स, इन बिग सिटीज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आर सेटअप्स। इनके जो भी मेंबर हैं इलेक्टेड बाय द कंट्रोल बाय द दीज बॉडीज आर कंट्रोल बाय द इलेक्टेड मेंबर। और म्यूनसिपल चेयरपर्सन जो है वो पॉलिटिकल हेड है म्यूनसिपलिटी का। और आपका जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उसका हेड क्या कहलाता है, मेयर।